हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज मैं आइल्स का राइटिंग के लिए दूसरा वीडियो बना के लाया हूँ आपके लिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि राइटिंग में 4 पैरामीटर्स होते हैं जिसे आपको मीट करना होता है और उसी के हिसाब से आपके जो बैंड स्कोर है वो मार्किंग किए जाते हैं। 4 पैरामीटर्स जो हैं वो पहला है आपका टास्क अचीवमेंट, दूसरा है आपका कोहेरेंस एंड कोहिजन, थर्ड आता है आपका ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड रेंज, फोर्थ आएगा आपका लेक्सिकन रिसोर्सेज जिसको हम लोग वोकेबलरी भी बोल सकते हैं। अब इसमें होता ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स का कहना ऐसा होता है कि हमने 300 वर्ड्स लिख लिए हैं या 350 वर्ड्स लिख लिए हैं, लेकिन उससे उससे कोई फ़ायदा होता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जब तक आप जो क्राइटेरिया है उसको मीट नहीं करते हैं तब तक आप कितने भी वर्ड्स ज़्यादा लिख लेंगे उसका कोई मायने नहीं होता। आपसे जो एग्ज़ामिनर है वो 250 वर्ड्स मांग रहा है। अगर आपने 250 वर्ड्स लिखे हैं तो दैट्स गुड। अगर आपने 275 लिखे हैं तो इट्स मोर देन गुड। सो ऑलवेज ट्राई टू फोकस अ बेटर क्वालिटी राइटिंग्स रादर देन मोर वर्ड्स एंड ऑल दैट, बट मेक श्योर 250 से कम नहीं होने चाहिए। अगर आपने 249 वर्ड्स भी अगर लिखे हैं आइल्स में तो पेनल्टी आएगी, दैट्स फॉर श्योर। अब आप जब भी राइटिंग का टेस्ट देते हैं तो उस पर एक इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती है जिसमें लिखा होता है कि टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। अब आपको देखना है कि आप किस पॉइंट पे कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं। उस हिसाब से आप अपना राइटअप जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। हो सकता है आपसे ओपिनियन मांगा गया हो, तो ओपिनियन मांगा गया है तो उस ओपिनियन के बारे में सोचिए। अगर एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के बारे में कहा गया है तो उसके बारे में सोचिए कि इस टॉपिक के ऊपर इसके कितने एडवांटेजेस हैं और इसके कितने डिसएडवांटेजेस हैं। इन शॉर्ट आपको करना ये होता है कि जो आपका सवाल है, जो आपको राइटिंग टास्क में दिया जाता है, वो आपके पहले फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको मीट करना होता है, जिससे कि क्लैरिटी आ जाए एग्जामिनर को कि आप क्वेश्चंस को समझ चुके हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें और टू द पॉइंट, आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाके, क्योंकि यही प्रॉब्लम होती है। आप लिखोगे बहुत सारा, आपको लगेगा मैंने अच्छी अच्छी वोकेब भी यूज़ की है, अच्छी तरह से लिखा हुआ है, बट स्टिल यू विल गेट लो बैंड स्कोर। तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि यू एक्चुअली डोंट मीट द क्राइटेरिया ऑफ द राइटिंग। सेकेंड आता है आपका कोहेरेंस एंड कोहिजन। इसमें भी काफ़ी गलतियाँ ये होती है कि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा अंग्रेजी तो बहुत अच्छा है, मैंने 300 350 वर्ड्स लिख दिए हैं, मेरी वोकेबलरी भी बहुत अच्छी है, मैंने ठूस ठूस के वोकेबलरी डाली है, तो 8 बैंड तो मुझे आराम से आ जाएंगे। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। सेंटेंस टू सेंटेंस एंड पैराग्राफ टू पैराग्राफ की जो स्मूथनेस जो होती है, जो कंटिन्यूटी होती है, वो होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता चलता है कि आपका जो राइटिंग टास्क है वो प्रोग्रेशन में है, वो प्रोग्रेस कर रहा है। नहीं तो कितनी बार ऐसा होता है कि जैसे कोई स्टूडेंट लिख रहा है तो एक आइडिया इधर लेफ़्ट साइड से आ रहा है, एक आइडिया उसका राइट साइड से आ रहा है, और वो कंफ्यूज हो जाता है, और राइटर और रीडर भी जो है वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये किस तरह से इसने कैसे क्या लिख लिया। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ कि आप कोई हिंदी फिल्म देख रहे हैं, एक अच्छी सी स्टोरी चल रही है, यू आर इन्वॉल्व इन दैट, और अचानक कोई गाना आ जाए उसके अंदर, आप सोचोगे अरे यार ये क्या हो गया, गाने की तो यहाँ ज़रूरत थी नहीं, अननेसेसरी इसको फिट किया गया है। सेम ऐसा ही होता है कि जो आप टॉपिक दिया गया है उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसकी कंटिन्यूटी पे फोकस कीजिए, उसका प्रोग्रेशन जो है बहुत ही स्मूथ होना चाहिए स्टार्ट टू एंड तक, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ एक अच्छा ऐसे मैंने डेवलप किया हुआ है। थर्ड पॉइंट आता है आपका ग्रामेटिकल एक्यूरेसी रेंज। अब ग्रामेटिकल एक्यूरेसी में ये है कि जैसे भी मैं बोल रहा हूँ तो बोलने में मुझे कोई पंक्चुएशन की ज़रूरत नहीं है, मैं इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर सकता हूँ जैसे मैं बोल भी रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है कि जब आप राइटिंग के लिए बैठे होते हैं ना, तब आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, ठीक है। आपको फॉर्मल लैंग्वेज लिखनी होती है, आपको टेंसेस के ऊपर बहुत ध्यान देना होता है, प्रॉपर टेंस का यूज़ करना होता है,
अच्छे अच्छे वर्ड्स जो हैं उसका सिलेक्शन करना रहता है, फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ करना होता है, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस जो हैं उसका एक अच्छी तरह से मिक्सचर होना चाहिए, इसमें बहुत ज़रूरी है। जो पंक्चुएशंस मार्क्स हैं वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस चीज़ों के अंदर। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको आपको बहुत बारीकी से देखनी पड़ेगी, क्योंकि यही जो चीज़ है जो आगे जाके आपके स्कोर को, आइल्स के स्कोर को इफ़ेक्ट करता है। तो ग्रामेटिकली कोई फंबल्स अलाउड नहीं है उसके अंदर, कोई स्लैंग वर्ड, और सबसे बड़ी बात यह है कि शॉर्ट फॉर्म भी अलाउड नहीं है। यू कैनॉट यूज़ एब्रीविएशन इन राइटिंग। इफ़ यू आर राइटिंग टास्क 1 और इवन टास्क 2, don't use short form. You have to write complete word, that is countable. फोर्थ आता है आपका what I can say lexical resources, और in other words vocabulary. अब मैं जब इसमें भी बहुत मिसकंसेप्शन है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर मैं हाई साउंड वर्ड्स यूज़ करूं या हैवी वर्ड्स यूज़ करूं या इतने लेंदी वर्ड्स यूज़ करूं तो उससे मुझे स्कोर अच्छा मिलेगा, जो कि बिल्कुल गलत बात है। उससे ऐसा नहीं होता है, उस चीज़ को इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको करना क्या होता है कि सिचुएशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स सिलेक्ट करके इजी लैंग्वेज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे आपका जो ऐसे है या आपका जो भी टॉपिक है राइटिंग टास्क में वो क्लियर हो जाए, पढ़ने वालों के लिए भी और लिखने वाले के लिए भी, है ना। तो आपका जो असेसमेंट है वो उसी बेस पे किया जाएगा। अब इतने हैवी वर्ड्स, अब जैसे स्टूडेंट को मैं काफ़ी देखता हूँ तो ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं, तो कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है या शायद इस फील्ड का बहुत बड़ा एक्सपर्ट होगा कि कुछ वर्ड को समझने के लिए तो मुझे भी डिक्शनरी ओपन करनी पड़े। हाँ, तो जानबूझ के किसी भी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड बनाना अच्छी बात नहीं है। तो जितना हो उतना सिंपल रखो। इफ़ेक्टिव वर्ड्स जो हैं, वर्ब जो हैं, वोकेबलरी जो है आपकी, उसको यूटिलाइज़ करो, बहुत इफ़ेक्टिव बन सकता है। और एक बात बहुत क्लियर ध्यान रखिए, एग्ज़ामिनर आपको आपके अंदर शशि थरूर टाइप का राइटर नहीं देख रहा है, तो आपको ऐसे कोई हैवी वर्ड्स या हाई वर्ड्स यूज़ करने की कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं वर्ड्स, एप्रोप्रिएट वर्ड्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं एंड उसको पुट ऑन करना है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इंग्लिश में एक कहावत है, स्मॉल स्मॉल थिंग्स मैटर्स अ लॉट। तो जब आप ये चीज़ को समझ जाएंगे और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये जो 4 पैरामीटर्स बनाए हुए हैं आइल्स स्टैंडर्ड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट वालों ने, वो एक साइंटिफिकली बनाया हुआ है। उसका मीनिंग निकलता है। आपको टास्क अचीव भी करना है, जो टास्क दिया है उसके ऊपर, उसमें कोहेरेंस एंड कोहिजन का भी कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि फर्स्ट क्लास होना चाहिए। थर्ड है आपका ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड रेंज, वो भी बहुत ही स्टैंडर्ड होनी चाहिए। एक अच्छे वर्ड्स सिलेक्शन करिए आप। एंड लास्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज़ कीजिए, जो लेक्सिकल रिसोर्सेज में मैंने जैसे पहले बताया आपको। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ इसके अंदर कि जहाँ आपको किल लिखना है वहाँ एसेसिनेशन नहीं लिखना है। अब इसमें क्या होता है कि किल और एसेसिनेशन में एक बारीक सा हेयरलाइन सा डिफरेंस है और थोड़ा छोटा सा फ़र्क है, वो आपको समझना होगा। एसेसिनेशन उस चीज़ को कहा जाता है कि कोई हाई प्रोफाइल इंसान का किलिंग हो जाए तो उसको एसेसिनेट कहा जाता है। तो आप ये देखिए कि कहाँ मुझे किल का यूज़ करना है, कहाँ एसेसिनेशन का यूज़ करना है। किसी चीज़ को जैसे फ्रेजल वर्ब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आप कोई चीज़ पहनते हैं तो वेयर बोलते हैं, उसकी जगह बोलो पुट ऑन, तो इट साउंड्स ग्रेट, है ना। आपकी लैंग्वेज भी बहुत लुसिड लगती है, इट साउंड्स लाइक इजी गोइंग। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आपको कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है रीडिंग में, लिसनिंग में और स्पीकिंग में एज वेल एज इन राइटिंग, प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर सवाल के जवाब देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।